और आजाद है लड़की को अपनी बहू बनाकर हमने अपनी आखिरत बिगाड़नी है। तब कहीं जाकर वो माना। क्या इसे मकाफाते अमल कहते हैं? क्या दूसरों की बेटियों पर उंगलियां उठाने वालों के अपने घरों पे वही उनकी उंगलियां लौट कर आती हैं? इतनी जल्दी बदले मिलने लगते हैं। मगर वो खुश नहीं हो पाई। अगर बात खुल जाती तो असल बदनामी तो उसी के हिस्से में आती। नीरम को तो शायद उसकी माँ हया ने इसे बिगाड़ा है कहकर दरमियान से निकाल लेती और बात तो अब भी खुल सकती थी। वो वीडियो तो अभी इंटरनेट पे मौजूद थी। है, नीरम को कौन सी कमी है रिश्तों की? फातिमा बेगम उठकर किचन की जानिब चली गई थी और वो सोफे पे गिर सी गई। टीवी स्क्रीन पे वो इश्तिहार अभी तक रुका हुआ था। वो बस खाली खाली निगाहों से उसे देखी गई। यह तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। पीटीए। अब शायद इरम के लिए कभी कोई रिश्ता ना आए। आया भी तो यही होगा जो इस दफा हुआ था। और हर कोई उनकी तरह नहीं होगा कि बात दबा जाए। किसी ने मुंह पे सारी बात कर दी तो उठाया वो किधर जाएंगी। गैर तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। पीटीए। वो बेख्याली से उसे तकती सोचों की उलझन से निकलकर एकदम चौंकी। गैर तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। पीटीए। बिजली का एक कोंदा सा उसके जहन में लपका था। वो उठाया। ये ख्याल उसे पहले क्यों नहीं आया? वो एक झटके से उठी और बाहर को लपकी। इरम, इरम! बहुत जोश से चिल्लाते हुए हया ने उसके कमरे का दरवाजा खोला। इरम मोबाइल पकड़े बेड पे बैठी थी। दरवाजा खुलने पर हड़बड़ा कर मोबाइल साइड पे रखा। क्या हुआ? साथ ही इरम ने अपना मोबाइल उल्टा कर दिया ताकि स्क्रीन छुप जाए। सुनो वो। तभी रिश्ते वाली बात याद आई। ओ आई एम सॉरी। उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। वो तो वीडियो देखकर करना ही था। खैर जाने दो, अच्छा ही हुआ। वो मुतमईन थी। हया को हैरत हुई मगर वो वक्त हैरत जाहिर करने का नहीं था। वो जल्दी से उसके साथ आ बैठी। इरम मेरी बात सुनो। तुमने कभी मोबाइल कनेक्शन के इशारों में वो इबारत पढ़ी है कि गैर तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल जुर्म है? हाँ तो इस आज़ादी ज़ीरो ला रहा है साल की सबसे बड़ी सेल अप टू 78% ऑफ क्योंकि पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है अपनी 78th सालगिरह and the offers are astonishing. It's like they're almost free. Just 2,999 जो ना कभी किसी ने देखा नहीं सुना। तो अभी जाएं इस लिंक पर क्लिक करें एंड अपना ऑर्डर प्लेस करें ताकि पिछली साल की तरह आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आपका ऑर्डर प्लेस हो जाए क्योंकि इस दफा ज़ीरो कह रहा है यू आर फ्री टू लिव, फ्री टू ड्रीम एंड फ्री टू बी यू। हाँ तो क्या तुम्हें मालूम है सिम रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी होता है? क्यों? ताकि कोई किसी सिम का गलत इस्तेमाल न कर सके, चाहे वो दहशतगर्दी की वारदात में हो या किसी को रॉन्ग कॉल करने में। ये सब साइबर क्राइम के तहत आता है। साइबर क्राइम? नीरव ने पलकें झपकाई। हाँ, और हर साइबर क्राइम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को रिपोर्ट किया जा सकता है। क्या कह रही हो खया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इरम, इरम, हमारी पर्सनल वीडियो इंटरनेट पर डाल देना भी तो एक संगीन जुर्म है। साइबर क्राइम। हम इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो फौरन बदकी। अगर किसी को पता चल गया तो? पता तो तब चलेगा जब हम उस वीडियो को वहीं रहने दें। 4 दिन से मैं सूली पे लटकी हूँ। अब इस मसले को खत्म हो जाना चाहिए। मगर मगर हम किसको रिपोर्ट करेंगे? वो नींद रसा बंद हुई तो हया ने झट अपना मोबाइल निकाला। पीटीए को। दरवाजा बंद करो, मैं अपने कनेक्शन की हेल्पलाइन से पीटीए का नंबर लेती हूँ। पीटीए की हेल्पलाइन का नंबर आसानी से मिल गया मगर ऑपरेटर ने इंतहाई शाइस्तगी से ये कहकर मौसर कर ली कि इस किस्म का साइबर क्राइम किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के साइबर क्राइम सेल को रिपोर्ट करना होगा। हया ने उनसे मुल्क की सबसे बड़ी सरकारी सिविलियन एजेंसी के साइबर क्राइम सेल का ईमेल एड्रेस ले तो लिया मगर अब वो मुझसे बैठी थी। ये इंटेलिजेंस वाले खतरनाक लोग होते हैं इरम। मगर अब ये करना तो है ना? और वाकई करना तो था। इरम ने लैपटॉप खोला और फिर बहुत बहस और तमहीस के बाद उन्होंने कंप्लेंट लिखी और उस पते पे भेज दी जो पीटीए से उनको मिला था। अब मुश्किल 10 मिनट ही गुजरे थे कि हया का मोबाइल बजा। उससे मोबाइल उठाकर देखा। चमकती स्क्रीन पर अंग्रेजी में प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। साथ कोई नंबर वगैरह नहीं था।
उसके मोबाइल पे नाम और नंबर दोनों आते थे और उसे नहीं याद था कि कभी कोई नंबर उससे प्राइवेट नंबर के नाम से महफूज किया हो। और अजीब बात तो ये थी कि नंबर तो सीधे से ही नहीं आ रहा था। ये कौन हो सकता है? उससे अचंभे से मोबाइल कान से लगाया। हेलो। दूसरी जानिब जरा देर खामोशी के बाद एक भारी गंभीर आवाज सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम, मिस हया सुलेमान। जी, आप कौन? मैं मेजर अहमद बात कर रहा हूँ, साइबर क्राइम सेल से। आपने हमारी एजेंसी में रिपोर्ट की है। हमें अभी आपकी कंप्लेंट मौसूल हुई है। वो जो भी था बहुत खूबसूरत बोलता था, गहरा, गंभीर मगर नर्म लहजा, जिसमें जरा सी चाशनी भरी तपिश थी, गर्म और सर्द का इम्तजाज। मगर मेजर अहमद, मैंने कंप्लेन में अपना नंबर तो नहीं लिखा था। वो धक धक करते दिल के साथ कह रही थी। फिर हम बेहद भरे खौफ से उसको देख रही थी। जवाबन वो धीरे से हंस दिया। नंबर तो बहुत आम सी चीज है मिस सुलेमान। मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या? यही कि आप सुलेमान असगर की बेटी हैं। आपके वालिद की कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आपका भाई रोहिल जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में जेर तालीम है। खुद आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में LLB ऑनर्स शरिया एंड लॉ के 5वें साल में है। फरवरी में आप एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इस्तांबुल जा रही हैं, गालिबन सभांची यूनिवर्सिटी में। और पिछले हफ्ते अपने कजन दावर फुरकान की मेहंदी के फंक्शन पे बनने वाली वीडियो की इंटरनेट पे अपलोडिंग को आपने रिपोर्ट किया है। इज दैट राइट मैम? वो जो दम बहुत से सुनती जा रही थी वहां मुश्किल बोल पाई। जी जी, वही वीडियो। अब आप क्या चाहती हैं? यही कि आप उसे उस वेबसाइट से हटा दें। उसकी आवाज से बहुत मिन्नत भर आई थी। ओके, और कुछ? और जिन लोगों के पास उसकी सीडी है वो भी। आगे उसका गला रूंध गया। एहसास तौहीन से कुछ बोला भी नहीं किया। मैं शहर के एक बंदे से वो वीडियो निकलवा लूंगा, आप बेफिक्र रहिए। और उसे लगा मनु बोझ उसके ऊपर से उतर गया हूँ। थैंक यू मेजर अहमद। उसके अंदाज से जाहिर था कि वो फोन रखने ही वाली है कि वो कह उठा। थैंक यू तो आप तब कहें जब मैं ये काम कर दूं। और इस काम को महज शुरू करने के लिए भी मुझे आपकी ताउन चाहिए। कैसा ताउन? मदाम, आपको जरा सी तकलीफ करनी होगी। आपको इस वीडियो की बाकायदा रिपोर्ट करने के लिए मेरे ऑफिस आना होगा। क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती। वो परेशानी से अकला गई। इरम बेफिक्रमंदी से उसका चेहरा देखने लगी थी। फिर तो ये काम नहीं हो पाएगा। ऐसे स्टेप फोन पे नहीं लिए जाते। उसे लगा वो महसूस सा मुस्कुरा रहा है। मगर मैं नहीं आ सकती। और वो कैसे आ सकती थी? किसी को पता चल जाता तो कितनी बदनामी होती। आपको आना पड़ेगा, मैं गाड़ी भेज देता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा खुदा हाफिज। उसे जल्दी से फोन बंद कर दिया। बाहर में क्या ये और इसका साइबर क्राइम सेल। अगर अब्बा ये ताया फुरकान को पता लग गया कि हम एक एजेंसी के हेडक्वार्टर्स गए हैं तो हमारी टांगे ही तोड़ देंगे वो। मैं तो पहले ही कह रही थी कि रिपोर्ट न करो। प्राइवेट नंबर से फिर कॉल आने लगी थी। उसे झुंझलाकर फोन ही ऑफ कर दिया। उस वीडियो से ज्यादा मेजर अहमद ने उसे ब्लैकमेल किया है। ये ख्याल पूरा दिन उसके जहन में घूमता रहा था। वो बहुत थकी हुई पासपोर्ट ऑफिस से निकली थी। इस्लामाबाद से पिंडी का इतना लंबा और रश भरी सड़क पे थका देने वाला सफर करके वो आज पासपोर्ट ऑफिस अपना पासपोर्ट उठाने आई थी। मगर यहाँ इल्म हो कि 14 जनवरी को ही पासपोर्ट मिल पाएगा। और अभी 14 जनवरी में हफ्ता रहता था। कोई तकनीकी मसला था जिसके बायस इस्लामाबाद वाले पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट का काम रुका हुआ था। तभी उसे पिंडी में अप्लाई करना पड़ा था। वापसी भी उतना ही रश था। कुछ शॉपिंग के बाद जब वो मरी रोड पे आई तो मगरिब छा रही थी। Shopify was an incredible tool for Chamberlain Coffee. It just made making a website doable for somebody like me who's never done it before. And trust me, if I can do it, so can you. Start your business today with a free trial at Shopify.com. आ रही थी। सड़क गाड़ियों से भरी पड़ी थी और गाड़ियों का ये सैलाब बहुत सुसरोई से बह रहा था। सिग्नल पे उसने गाड़ी रोकी और शीशे खोल लिए। उसका ज़हन अभी तक पासपोर्ट में उलझा हुआ था। अगर 14 जनवरी को पासपोर्ट मिले तो भी वीजा लगते लगते बहुत देर हो जाएगी। अभी टिकट्स नहीं आए थे मगर कुछ अंदाजा तो था कि फरवरी के आगाज में ही उसे तुर्की जाना है। यानी कमोबेश 15 दिन उसको वीजा के लिए मिलते और तुर्की का वीजा तो कभी 15 दिन में नहीं लग पाता। फिर वो भी सोचों में उलझी थी
जब कोई उसकी खुली खिड़की पे झुका। सोनियो, क्या सोच रही हो? वो पूरी तरह चौंकी और सर उठाकर देखा। वो वही था, डॉली। चमचम करते हरे लिबास में मलबूस, पिक वाले बालों का जूड़ा और शौक मेकअप। नागवारी की एक लहर उसके चेहरे पे सिमट आई। उसे भूल गया कि कभी डॉली ने उस पे कोई एहसान किया था। हटो सामने से, वो छिड़क कर बोली थी। वो खुली खिड़की में कुछ यूं हाथ रख के खड़ा था कि वो शीशा ऊंचा कर ही नहीं सकती थी। लो बाजी, मैं तो सलाम दुआ करने आई थी और आप तो गुस्सा हो रही हो। उस रोज वाले सख्त तासुरात डॉली के चेहरे पर नहीं थे, बल्कि उसके मेकअप से हटे चेहरे पर सादगी और मासूमियत थी। राहत भरी सादगी और मासूमियत। हटो सामने से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। उसे गुस्सा आने लगा था और बेबसी भी महसूस हो रही थी। कुछ बाद नहीं था कि वो कोई गलत हरकत कर डाले। हाय बाजी, डॉली से ऐसे बात करती हो? और आपकी तारीफें कर करके डॉली ने मेरा सर खा लिया था। उसने आवाज में गर्दन घुमा कर देखा तो फ्रंट सीट की खुली खिड़की पे एक और ख्वाजा सिरा हाथ रखे खड़ा था। डॉली की स्याह रंगत की निस्बत उसका रंग जरा साफ था। चेहरे पे अलबत्ता उससे भी सूखी आटे की तरह फेस पूरा धोप रखा था, मगर शौक सुर्ख रंग की कमीज की आसीनों से झलकते बाजुओं पे शायद वो कुछ लगाना भूल गया था। वो दोनों हाथ खिड़की की चौखट में लिए झुका खड़ा था। ये कौन हो तुम? हटो मेरी गाड़ी से। उसे ठंडे पसीने आने लगे थे। वो तनहा थी और ट्रैफिक ब्लॉक सामने कोई ट्रैफिक पुलिसमैन भी नजर नहीं आ रहा था। ये जी मेरी बहन है पिंकी। बड़ा शौक था इसे आपसे मिलने का। एक बड़ी जरूरी बात करनी थी जी हमें आपसे। गेट लॉस्ट। उसे बाजू बढ़ाकर फ्रंट डोर का शीशा ऊंचा करना चाहा, मगर पिंकी ने अपना हाथ अंदर कर दिया। एकदम से उसकी कलाई सामने आई थी। अया ने देखा पिंकी की कलाई पे एक गुलाबी सुर्ख सा 1 इंच का कांटा बना था, जैसे जला हुआ या शायद बर्ड मार्क था। हटो, आई से गेट लॉस्ट। वो आलमी तहश में फ्रंट डोर का शीशा ऊपर करने लगी, मगर पिंकी ने उस पे हाथ रख दिए थे। शीशा ऊपर नहीं हो पा रहा था। बाजी, ऐसा तो ना करो पिंकी नाथ, उसका हाथ जख्मी हो जाएगा जी। डॉली ने पीछे से कहते हुए हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पे रखा। तो देवरा कर घूमी और जोर से डॉली को धक्का दिया। वो उस हमले के लिए बिल्कुल तैयार ना था। सो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटा। उसे चंद सेकंड मिल गए और उसे जल्दी जल्दी अपनी तरफ का शीशा लगा दिया। अब तुम भी हटो इधर से, वरना मैं लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। वो बाजू बढ़ाकर पिंकी की तरफ वाला शीशा बंद करने लगी, मगर वो अड़ ही गया था। बाजी जी, मैं तो अनु डॉली के दिल की बात बताने आई थी, और दूसरा इस तरह कर रहे हो। ये जो डॉली है ना, ये बड़ा पसंद करती है आपको, मगर इकरार नहीं करती। पिंकी मासूमी अंदाज से बन कर बोल रहा था। पीछे डॉली पर शीशा बजाने लगा था। शट अप एंड गेट लॉस्ट। वो पूरी कुव्वत से शीशा ऊपर चढ़ाने लगी। पिंकी की उंगलियां जो शीशे की किनारे से टिकी थी, साथ साथ ऊपर उठने लगी। बाजी जी, कल तो सुनो। डॉली घूमकर पिंकी की तरफ आ खड़ा हुआ था। उसके हिस्सा में इशारा खुल गया। गाड़ी आगे बढ़ने लगी। अया की गाड़ी रुकी खड़ी थी। अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे, मगर दूर खड़ा पुलिसमैन खामोशी से तमाशा देख रहा था। मदद के लिए आगे न बढ़ा। डॉली ने पिंकी के कंधे पे हाथ मारकर चलने का इशारा किया। पिंकी ने दबा भर को गर्दन मोड़कर डॉली को देखा तो सिगरेट शीशे में ढीली हुई। अया ने आलमी तहश में फौरन शीशा ऊपर चढ़ाया। पिंकी ने चौंक कर देखा, फिर उंगलियां खींचती जाई, मगर वो मुश्किल मिजाज से शीशा ऊपर कस रही थी। पिंकी की उंगलियां फंस कर रह गई थी। ओ छड्डो बाजी जी। पिंकी झुझलाकर हाथ खींच रहा था, मगर उंगलियां निकल कर नहीं दे रही थी। डॉली ने गुस्से से शीशा बजाया, मगर अया तनफ्फुर से उन दोनों को देखते हुए बाजू लंबा किए शीशा आगे तक ले गई थी। अपनी गाड़ियों की गिटार हॉर्न पे हॉर्न दे रही थी। कुछ गाड़ियां सामने से निकलने लगी थी। दफातन पिंकी के दाएं हाथ की उंगली से खून की बूंद टपक कर शीशे पर रखी। तो उसे जैसे होश आया। एक झटके से उसे लेवर नीचे किया। शीशा 1 इंच नीचे किया। पिंकी ने गुस्से से उसे घूरते हुए हाथ बाहर खींचे। गाड़ी आगे भागने से कबल उससे बहुत गौर से पिंकी के हाथों को देखा था। दाएं हाथ जिसकी कलाई पर कांटे का जला हुआ निशान था, कि शहादत की उंगली से खून निकला था, और बाकी दोनों हाथों की उंगलियों की ऊपर और उनकी कुदरती लकीर पे मोटी सी भूरी लकीर बन गई थी। यकीनन उसके हाथ जख्मी हुए थे, मगर उससे परवाह नहीं थी। वो सन से गाड़ी आगे ले गई। फिर उसने बैक व्यू मिरर्स में देखा। वो दोनों ख्वाजा सरा बार बार मुड़कर उसे गुस्से से देखते सड़क पार कर रहे थे। डॉली ने पिंकी का जख्मी हाथ थाम रखा था और गुस्से से पलटकर हया की दूर जाती गाड़ी को देखते हुए कुछ कहा था। उससे सर झटक कर Hey guys! Just wanted to put you on something fresh. Sonnet Ideas just launched their brand new website and it's such a vibe.
I was literally scrolling through, and the experience is so smooth. Super clean layout, easy navigation, and honestly, it's the kind of website that you would want to explore. So if you still haven't, then please go check out www.sortbyideas.com and trust me guys, you would want to bookmark it because I am. झटक कर एक्सीलेटर पे जोर बढ़ाया था। कम से कम उसे इतनी उम्मीद जरूर थी कि वो डॉली उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत जल्द वो गलत साबित होने वाली थी। हया जैसे वो घर में दाखिल हुई, लाउंज में बैठे सुलेमान साहब तेजी से उसकी तरफ बढ़े। उनके चेहरे पे गैस और खस छाया था। वो डर कर पीछे हटी, तभी पीछे कहीं फोन की घंटी बजी। ये वीडियो तुम्हारी है, तुम मुझे करती हो। रोहिल जो सोफे पे बैठा था एकदम उठा और बहुत सीधी से उसकी तरफ उछाली। वहां सब मौजूद थे, ताया फुरकान, डावर भाई, रोहित, सब। और एक तरफ इरम जमीन पे बैठी रो रही थी। दूर कहीं फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। नहीं नहीं, वो सर हिलाते हुए खौफ से उनको कहना चाहती थी। उसका मुंह तो हिलता था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वो सब उसका खून लेने पे तुले थे। दफातन सुलेमान साहब आगे बढ़े और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर ले मारा। बेहया, बेहया। उसे थप्पड़ों से मारते हुए सुलेमान साहब कह रहे थे। उनके लब हिल रहे थे मगर उनसे आवाज डॉली की निकल रही थी। वो सुलेमान साहब नहीं, डॉली बोल रही थी। डॉली, डॉली, पिंकी, बेहया, पिंकी की उंगलियां, फोन की घंटी। वो एक झटके से उठ बैठी। कमरे में अंधेरा था। उससे हाथ बढ़ाकर लैंप ऑन किया। सर से रोशनी हर सू फैल गई। उससे देखते हाथ दोनों हाथों से अपना चेहरा छुआ। वो ठीक थी, सब ठीक था। किसी को कुछ इल्म नहीं हुआ था। वो सब एक भयानक ख्वाब था। ओ खुदाया, वो निढाल से बैकग्राउंड के साथ पीछे जा लगी। उसका तनफ्फुस तेज से चल रहा था। दिल वैसे ही धड़क रहा था। पूरा जिस्म पसीने में भीगा था। फोन की मखसूस टोन उसी तरह बज रही थी। हाँ, बस वो घंटी ख्वाब नहीं थी। उसने साइड टेबल से मोबाइल उठाया और चमकती स्क्रीन को देखा। प्राइवेट नंबर कॉलिंग। चंद लम्हे लगे थे उसे एक फैसले पे पहुंचने में और फिर उसने फोन कान से लगा लिया। मेजर अहमद, मैं आपके ऑफिस आकर रिपोर्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। कल सुबह 9 बजे मेरे घर के बैक साइड पे मौजूद ग्राउंड के एंट्रेंस गेट पे गाड़ी भेजिए। 9 बजे शार्प। श्योर। उसे फादखाना लहजा सुनाई दिया था। उसने आहिस्ता से फोन बंद कर दिया। कभी भी वो किसी लड़के से यूं तनहा नहीं मिली थी, मगर ना मिलने की सूरत में वो वीडियो कभी भी लीक हो जाती तो ज्यादा बुरा होता। उससे बेख्तियार चुचली ली। उस खौफनाक ख्वाब ने उसे ये सब करने पे मजबूर कर दिया था। उसे लगा अब उसके पास और कोई चारा नहीं है। रहा मेजर अहमद तो वो उससे निपट लेगी। लेक रोड के गेट के साथ दूध का तना पर दरख्त था। वो उससे टेक लगाए मुंतजिर खड़ी थी। सुर्ख लंबी एयरलाइन कमीज और नीचे चूड़ीदार पजामा, ऊपर स्टाइलिश सा सूट स्वेटर जिसकी लंबी आंखें हथेलियों को ढांक कर उंगलियों तक आती थी। और कंधों पे ब्राउन छोटी सी स्टोल नुमा शॉल। लंबे बाल पीछे कमर पे गिर रहे थे। सर्दी और धुंध में वो मुस्रिफ सी खड़ी, सुर्ख पड़ती नाक लिए दोनों हाथ आपस में रगड़ रही थी। इरम या सारा, उससे किसी को नहीं बताया था। ये खतरा उसको अकेले मोल लेना था। दफातन उससे बेचैनी से कलाई से स्वेटर की आसीन पीछे हटाई और खड़ी दिखी। 9 बजने में 1 मिनट था। उसी पल सन से एक कार उसके सामने रुकी। स्याह पुरानी मर्सिडीज और किसी बुत की तरह सामने किसे देखता ड्राइवर। वो खामोशी से सर झुकाए आगे बढ़ी और पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। उसके दरवाजा बंद करते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे भगा दी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो सेफ हाउस पहुंची। सफेद दीवारों वाला खाली कमरा, दरम्यान में लकड़ी की मेज और कुर्सी जिस पे उसे बिठाया गया। मेज पे फकत एक टेलीफोन रखा था, बाकी पूरा कमरा खाली था। वो मुस्रिफ से गर्दन इधर उधर घुमाकर देखने लगी। 3 तरफ सफेद दीवारें थी। उनमें से एक दीवार में वो दरवाजा था जहाँ से वो आई थी। अलबत्ता ज्योति समेत उसके बिलमुकाबिल दीवार शीशे की बनी थी। दरअसल वो शीशे की स्क्रीन थी जो जमीन से लेकर छत तक फैली थी। शायद वो छोटा खाली कमरा किसी बड़े कमरे का हिस्सा था जिसमें शीशे की स्क्रीन लगाकर पार्टीशन कर दिया गया था। उसने जरा गौर से स्क्रीन को देखा। उसका शीशा मुकम्मल तौर पर धुंधला कर दिया गया था, जैसे मशीन फेर कर फ्रॉस्टेड किया जाता है। उस धुंधले शीशे के उस पार एक धुंधला सा मंजर था। हर शय इतनी मुबहम और धुंधली थी कि वो बामुश्किल एक खाका बना पा रही थी।
यकीनन वो शीशा एक कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए दरमियान में लगाया गया था और उसके बाहर कमरे का बाकी हिस्सा था। बस एक धुंधला सा हाका समझ में आता था। शीशे के उस पार कोई बड़ा पुरताश सा ऑफिस था और ऑफिस टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पे कोई बैठा था। उसका रुख हया की जानिब ही था। उसका चेहरा वासिया ना था, बस एक धुंधली सी आउटलाइन सी बनती थी। खाकी यूनिफॉर्म, सर पे कैप, टेक लगाकर कुर्सी पे बैठा, मेज पे रखी कोई चीज उंगलियों में घुमाता। वो किस तरफ देख रहा था वो फैसला न कर पाई। उसका रुख तो सामने हया की जानिब ही था, शायद देख भी उसी को रहा था, मगर उसकी आंखें वासिया ना थी। वासिया थी तो बस एक चीज, उस ऑफिसर के कन्नी चेहरे के दाईं तरफ वाले आधे हिस्से पे एक तकनुमा सी खालक, जैसे आधा चेहरा झुलस गया हो। दफातन वो शख्स आगे को झुका और मेज से कुछ उठाकर कान से लगाया। गालबन फोन का रिसीवर, ट्रेन ट्रेन यकदम हया के सामने मेज पे रखा फोन बजने लगा। वो चौंकी, फोन मुसलसल बज रहा था। क्या वो शख्स उसे कॉल कर रहा था? उसने धड़कते दिल से रिसीवर उठाया और कान से लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिस हया सुलेमान, दिस इज मेजर अहमद। वही भारी नरम गरम सा खूबसूरत लहजा। वालेकुम सलाम। वो फोन हाथ में पकड़कर कान पे रखे जब तक सामने स्क्रीन को देख रही थी, जिसके बाहर आधे झुलसे चेहरे वाला ऑफिसर फोन थामे बैठा था। क्या वही मेजर अहमद था? मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दी। जी, उसको घुटन महसूस होने लगी थी। मेरे सामने लैपटॉप पे तमाम सिस्टम खुला है। मुझे क्लिक करना है और आपकी वीडियो सफाई हस्ती से यूं मिट जाएगी जैसे कभी बनाई ही नहीं गई थी। दीवार के बाहर उस सुतले मंजर में बैठे उस ऑफिसर के सामने भी एक लैपटॉप खुला पड़ा था। तो वो मेजर अहमद था, मगर सामने क्यों नहीं आता था? और शहर के एक बंदे से मैं ये वीडियो निकलवा चुका हूँ। बोली हया, मैं क्लिक कर दूं? और वो रिपोर्ट? समझे वो दर्ज हो गई। उसे लगा वो मुस्कुराया था। मगर आपने कहा था कि मुझे रिपोर्ट के लिए। गलत कहा था, एक्सक्यूज बनाया था। बाज़ औक़ात बहाने बनाने पड़ते हैं, तब जब मजीद सब्र नहीं होता, समझी? फोन को जकड़ा उसका हाथ पसीने में भीग चुका था। ये शख्स इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा था? आप क्लिक कर दें, बामुश्किल वो कह पाई। वो शख्स झुका, शायद बटन दबाने, और फिर वापस पीछे होकर बैठा। कर दिया। ओह थैंक यू मेजर अहमद। उसका गला रोने लगा था। एक बात पूछूं? जी? क्या ये वीडियो जाली थी? नहीं, थी तो असली। तो आप इतनी डर क्यों रही थी? जाहिर है ये हमारी फैमिली वीडियो थी और शादियों पे डांसेस की वीडियो हम नहीं बनवाते। क्यों? वो बेतरबिस सवालात कर रहा था। क्या मतलब क्यों? क्या मतलब क्यों? शादी की वीडियो सर्कुलेट होती है हर जगह। क्या अच्छा लगता है हमारे डांस की वीडियो पराए लोग देखें? मगर पराए लोग लाइव तो देख सकते हैं। गालिबन इस वीडियो में मुझे वेटर्स, मूवी मेकर और डीजे नजर आ रहे थे। वो भी तो पराए मर्द है ना। मैं समझ नहीं पाया, अगर आप इस तरह रक्स करने को सही समझती हैं, तो वीडियो के बाहर निकलने पे परेशान क्यों थी? चाहे मूवी मेकर, वेटर, डीजे देखें, ये इंटरनेट पर मौजूद मर्द, बात तो एक ही है। और अगर आप इसको गलत समझती हैं, तो आपने ये किया ही क्यों? मैं आपके सामने जवाब दे रही हूँ, वो दृष्टि से बोली। तो चंद लम्हों की खामोशी छा गई। ठीक कहा आपने, है। उससे गहरी सांसी। एक बात पूछूं? पूछिए। अब ये उसकी आवाज में शफियत आई थी। कभी कोई आपके लिए जन्नत के पत्ते तोड़कर लाया है? हम दुनिया वालों ने जन्नतें कहाँ देखी है मेजर अहमद? उसके चेहरे पे दल की रकम थी। तभी तो हम दुनिया वाले जानते ही नहीं कि जन्नत के पत्ते कैसे दिखते हैं। कभी कोई आपको ला दे तो उन्हें थाम लीजिएगा, वो आपको रुस्वा नहीं होने देंगे। उसके चेहरे की दल की सुकूत में ढलती गई, वो ठहर सी गई। धुंधली दीवार अभी तक उसके सामने थी। कौन था उसके पार? आप सुन रही हैं? जी जी। वो चौंक कर संभली। मैं चलती हूँ। रिसीवर कान से हटाने ही लगी थी कि वो क्या उठा। एक मिनट, एक आखिरी सवाल करना है मुझे। वो उठते उठते वापस बैठ गई। जी पूछिए। आप मुझसे शादी करेंगी? उसे जोर का धचका लगा था। वो घूम से फटी फटी निगाहों से धुंधली दीवार को देखने लगी। बताइए मिस हया। उसके लब भींच गए, हैरत और शौक पे गुस्सा वाले वाक्यों। मिस हया नहीं, मिसेस हया। चबा चबा कर एक एक लफ्ज बोलती वो पर्स साम कर उठी। फोन का रिसीवर अभी तक पकड़ रखा था। क्या मतलब? वो बात से चौंका था। अफसोस कि मेरे बारे में इतनी मालूमात रखने के बावजूद आप मेरे बचपन की निकाह के बारे में लाई हैं। वो निकाह जो मेरे कजन जिहान सिकंदर से बचपन में पढ़ा दिया गया था। मैं शादीशुदा हूँ
और मेरा शौहर तुर्की में रहता है। ओ, आपकी वो रिश्तेदार फैमिली जो कभी पाकिस्तान नहीं आई। जानता हूँ, आपकी फूफो का खानदान जो जिल्लत और शर्मिंदगी के मारे अब शायद कभी इधर का रुख नहीं करेगा। आखिर कारनामा भी तो बहुत शर्मनाक अंजाम दिया था ना। उनका इंतजार कर रही हैं आप। अरे बचपन का निकाह तो कोर्ट की एक ही पेशी में खत्म हो जाता है। शट अप, जस्ट शट अप मेजर अहमद। वो चिल्लाई थी। आपकी हिम्मत भी कैसी हुई ये बात करने की? अरे बाहर में जाए आप और आपकी वो वीडियो, आप भले इसे टीवी पे चलवा दे, मुझे परवाह नहीं। मेरा ये काम करने की इतनी बड़ी कीमत वसूलना चाहते हैं आप? रहा जिहान सिकंदर तो वो मेरा शोहर है और मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता, समझे आप? रिसीवर वापस पटकने से कबल उसने दूसरी जानिब उसका स्वकार्यत भरा कहका सुना था। पैर पटक कर वो दरवाजे की जानी पड़ी। उसी पल दरवाजा खोलकर एक सफाई अंदर दाखिल हुआ जो उसे अंदर बिठा कर गया था। गोया उसे फौरन इशारा कर दिया गया था। मुलाकात खत्म हो चुकी थी और हया के लिए वो बेहद तल्ख साबित हुई थी। गाड़ी आपका इंतजार कर रही है मैम, आइए। वो रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गया। हया ने गर्दन मोड़कर देखा। धुंध के उस पार वो आगे स्याह चेहरे वाला शख्स मेज पे झुका कुछ कर रहा था, शायद कुछ लिख रहा था। उसे लगा उसने उसकी मेज पर किसी सुर्ख शय की झलक देखी है, शायद सुर्ख गुलाबों के गुलदस्ते की, या शायद ये उसका वहम था। जिस लम्हे वो उस पुरानी मर्सिडीज के पिछले नशिस्त पे बैठी तो खुले दरवाजे से उसे सफाई ने छुपकर उससे सुर्ख गुलाबों का बुके थमाया। क्योंकि उसके साथ कोई हद ना था और वो फूल उन सफेद गुलाबों से कदर मुख्तलिफ थे। फिर भी उसे यकीन हो गया वो गुमनाम और दूध बेचने वाला मेजर अहमद ही था और वो उसे बहुत पहले से हया हया शाम मेरा भागती हुई आई। खुशी उसके अंग से फूट रही थी। वो वीडियोस उस वेबसाइट से रिमूव हो गई है। उससे फर्जी जज्बात से तकरीबन बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी हया को झंझोड़ी दिया था। मगर कैसे हुआ ये सब? उस वेबसाइट वाले को मुझे खुदा आ गया होगा, मुझे क्या पता। वो लापरवाही से अनजान बन गई। शायद, मगर अच्छा ही हुआ। और हाँ, तुम्हारी तुर्की की कब फ्लाइट है? पता नहीं, पहले पासपोर्ट तो मिले, फिर ही वीजा मिलेगा। उसको इरम की मौजूदगी से खौफ होने लगी थी। कुछ उसके तासुरात से ही जाहिर था। इरम जल्दी ही उठकर चली गई। वो फिर से अपनी सोचों में उलझ गई। मेजर अहमद, उसका आधा झुलसा चेहरा, सामने ना आना, पर्दे के पीछे से बात करना, और वो उसकी अजीब फलसफाना बातें, जन्नत वगैरह का तस्करा, बास पुरस करना और फिर शादी का सवाल। ओ खुदायो, कैसा अजीब आदमी था वो। और उसकी एक बात जिसके बारे में वो इस वक्त शदीद आलमे तहश में होने के बाद सवाल नहीं कर सकी थी। आपकी फुप्पो का खानदान जो जिल्लत और शर्मिंदगी के मारे अब शायद कभी तक रुख नहीं करेगा। आखिर कारनामा भी तो बहुत शर्मनाक सरंजाम दिया था ना। क्यों कही थी उसने ये बात? कैसे जिल्लत और शर्मिंदगी, कैसा शर्मनाक कारनामा। फुप्पो का खानदान वापस पलट कर नहीं आया था तो क्या उसकी वजह उनकी अपने मुल्क और खानदान से बेजारी नहीं थी जैसा कि वो क्यास किया करती थी, बल्कि कोई और थी, कोई जिल्लत अमेज काम जो उन्होंने सरंजाम दिया था। और उन्होंने, किसने? फुप्पो, उनके शोहर या जिहान सिकंदर ने क्या कुत्ती थी भला? मगर मेजर अहमद से वो इस्तफसार नहीं कर सकती थी, ना ही उसका दोबारा कोई फोन आया था। फिर और वो खतूत, वो गुलदस्ते, वो भी उसी ने भेजे थे। उसे उसकी ज़बान जी जाने का इल्म कैसे हुआ? लेकिन वो उसकी कॉल टैप कर रहा था जब सारा गुस्से बताया था, और वो उस वक्त यकीनन उससे घर के बाहर ही होगा। मगर वो गुलदस्ता तो किचन की टेबल पे रखा था, तो क्या वो उनके घर भी दाखिल हो सकता था? और उससे कमरे में भी। खौफ की एक लहर ने उसे अपने हसार में ले लिया। वो उठकर कमरे का दरवाजा लॉक करने ही लगी थी कि फातिमा बेगम दरवाजा खोलकर अंदर आई। हया, तुम्हारे अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं। ओके, आ रही हूँ। उसे तकिए पे रखा दुपट्टा उठाकर गले में डाला, स्लीपर्स पहने और बाहर आई। अब्बा, उससे उंगली की पुश से उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। आ जाओ हया। उससे दरवाजा धकेला तो वो खुलता चला गया। सामने बेड पे सुलेमान साहब बैठे थे, सोच में डूबे, मुतफक्किर, उसके मुंतजिर। साथ एक तरफ सोफे पे फातिमा बेगम बैठी थी, उनकी खूबसूरत आंखें सोगवार थी और बाबा का हर सरापे पे अफसुर्दगी छाई थी। आपने बुलाया था अब्बा? हाँ, आओ बैठो। वो खामोशी से सर झुकाए चलती हुई आई और बेड की मायनेती पे देख गई। सुलेमान साहब चंद लम्हे खामोश रहे, शायद वो कोई उम्मीद सोच रहे थे, मगर हया को उम्मीद थी कि वो बिना उम्मीद के ही सीधी बात कर डालेंगे। मैंने एक फैसला किया है। उससे गर्दन उठाई, वो बहुत संजीदा दिखाई दे रहे थे। अब तुम्हें
कोर्ट के जरिए सबीन के बेटे से खुला लेनी चाहिए। कोई उसके मुंह पे चाबुक दे मारता तब भी शायद उसे इतना दर्द ना होता जितना अब हुआ था। मैंने वकील से बात कर ली है, अदालत की एक पेशी में अलहदगी हो जाएगी और जितने बेजार वो लोग हमसे हैं यकीनन उन्हें इस बात से बहुत खुशी होगी। उससे शाकी निगाहों से माँ को देखा तो उन्होंने बेबसी से जाने मुस्का दिए। तुम्हारे अब्बा ठीक कह रहे हैं और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। उनके रवैये से साफ अंदाजा होता है कि वो इस रिश्ते को रखना ही नहीं चाहते। अब्बा, क्या ये वाहिद हल है? बहुत देर बाद वो बोली तो उसकी आवाज में टूटे ख्वाबों का दुख था। क्या इसके अलावा भी कोई हल है हया? दुनिया को कोई बाप अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहता और मैं कभी तुम्हें ये ना कहता, लेकिन किस कीमत पर? किस कीमत पर हम ये रिश्ता निभाने की कोशिश करें जब वो कोई उम्मीद ही नहीं दिलाते? अगर आपको वाकई लगता है कि आप मेरा घर बसा हुआ देखना चाहते हैं तो मुझे तुर्की जाने दें और वहाँ मैं उसको जरूर ढूंढूंगी और पूछूंगी कि अगर वो घर बनाना चाहता है तो ठीक है, वरना मुझे तलाक दे दे। अगर नहीं देता तो वहीं कोर्ट चली जाऊंगी, मगर मुझे एक आखिरी कोशिश कर लेने दे प्लीज। वो खामोश हो गए, शायद कायल हो गए थे। अब्बा, आप मुझे 5 माह का वक्त दे। अगर उसके आखिर में भी आपको लगे कि मुझे खुला लेनी चाहिए तो मैं आपके फैसले में आपका साथ दूंगी। वो उठी और फिर बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। वो हफ्ती लड़की उसे क्लास के बाहर ही मिल गई थी। वो फाइलें संभालती बाहर जा रही थी जब उसने हया को रोक लिया। सुने मिस सुलेमान, वो जैसे मजबूरन उससे मुखातिब कर रही थी। हया ने कोफ्त से पलट कर देखा, वहाँ हदीजा राना खड़ी थी, आंखों पे बड़ा सा चश्मा लगाए, बालों की ऊंची पोनी बांधे, सीने से फाइल लगाए। डीजे, जिसे डीजे सिर्फ उसकी फ्रेंड्स कहा करते थे और वो उसकी फ्रेंड ना थी ना बनना चाहती थी। जी हदीजा, बादल नो हंसता उसने जरा मुरव्वत से जवाब दिया। आपने वीजा के लिए अप्लाई कर दिया? दरअसल मिस फरहंदा ने कहा है कि हम दोनों को जल्द से जल्द वीजा के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि फरवरी के पहले हफ्ते में हमने सरपांच जी को ज्वाइन करना है और आज 13 तारीख है। हमारे पास बस 15 दिन है और तुर्की का वीजा 15 दिन में कभी नहीं लगा था। ओह, तो अब हमें क्या करना चाहिए? कल लाजमन टर्किश एम्बेसी जाकर वीजा के लिए अप्लाई करना है। आपको पता है टर्किश एम्बेसी का अजीब रूल है, हर रोज सबसे पहले आने वाले 15 उम्मीदवारों का ही इंटरव्यू होता है। एम्बेसी सुबह 7 बजे ही खुल जाती है और वहाँ लोगों की लाइन लगी होती है। अगर हम एक दिन भी लेट हुए तो वो हमें अगले दिन पे डाल देंगे। आप सुन रही है ना? जी। उससे गायब दिमागी से सर हिलाया, पता नहीं वो क्या बोले जा रही थी। आप मुझे अपना नंबर लिखवा दें ताकि हम कोऑर्डिनेट कर लें। उससे बेदिली से अपना नंबर लिखवा दिया। नतीजा उसे अपने फोन पे नोट कर दी गई। ठीक है, कल सुबह 6:30 बजे तक आप डिप्लोमेटिक इनक्लेव तक पहुंच जाइएगा, मैं वही हूँ। उससे अच्छा कहकर जान छुड़ाने वाले अंदाज में सर हिलाया। और प्लीज देर मत कीजिएगा, ये ना हो कि आपकी वजह से मेरा भी वीजा रह जाए मिस सुलेमान। वो नाक चढ़ाकर ये जता कर गई कि आखिर वो भी हदीजा राना है। क्या कंपनी मिली है, उफ। वो पैर पटक कर आगे बढ़ गई। अम्बा की बातों ने उसे इतना डिस्टर्ब किया था कि इस वक्त वीजा वो आखिरी चीज था जिसके बारे में वो सोच सकती थी। रात की तारीकी को दुकानों की शीशों की दीवारों से झलकती रोशनियां रोशन की हुई थी। सर्द रोशनियों का अक्स सामने लंबी सीधी सड़क पर पड़ रहा था, जिसके एक तरफ पार्किंग की गाड़ियों की लंबी कतार थी, दूसरी तरफ एक छोटा सा चबूतरा बना था जो उतरे हुए दिन में बुक फेयर की स्टॉल लगा करते थे। आजकल वो बंद थे। ये जिनास ऊपर था और वो इस वक्त सर्द रोशनियों के अक्स से चमकती सड़कों पर चल रही थी। स्याह जैकेट की जेबों में हाथ डाले, शानों पे फिसलते लंबे बाल लिए, वो सर झुकाए खुद फरमोशी के आलम में कदम उठा रही थी। अब्बा और अम्मा की कही गई बातें दिलो दिमाग में घुस रही थी। जी हाँ, सिकंदर कौन था? उसका मनकू, कजन, शोर, वो शख्स जिसके ख्वाब उससे सारी उम्र देखे थे। इतनी आसानी से वो कैसे उससे तस्वीरदार हो जाए? क्या अब्बा अम्मा नहीं जानते थे कि ख्वाब अगर अपने हाथों से तोड़े जाएं तो उंगलियां भी जख्मी हो जाती हैं? फिर कैसे वो खुद को जख्म करते? अगर वो जिहान सबीन फूफो के लिए कोई अनचाहा रिश्ता थी तो भी उनको सफाई का एक मौका दिए बगैर ये कैसे खुद को उनसे अलग कर ले? ये मक्खन नहीं था जिससे बाल निकालना था, ये तो कांटों से उलझा दामन था। अगर खींचकर अलग किया तो दामन फट जाएगा और अगर कांटे निकालने की कोशिश की तो उंगलियां जख्मी हो जाएंगी। मगर क्या पता इस कांटों के पौधे पे फूल भी खिलते हो, सुर्ख गुलाब, सब्ज पत्ते, रंगों, रोशनी और ख्वाबों के। वो सीधी की तेज आवाज सी जिससे उसे ख्यालों के हुजूम से निकाला, उससे चौंक कर सर उठाया। वो 3 लड़के थे, जीन्स और जैकेट्स में मुलबूस। वो मुख्तलिफ समेतों से उसकी तरफ आ रहे थे। यूं के हर तरफ वो ही थे, घेरा, दरगाह, तंग दायरा,
जगह कदरे सुनसान थी। हाले चबूतरा तारीकी में डूबा था। चमकाती रोशन दुकानें जरा दूर थी। उसका दिल धक से रह गया। वो तेजी से बढ़ती मगर उधर से भी उनका ही कुछ होता आ रहा था। वो मोबाइल आवाज से निकालते, मायने के से इशारे करते उसके इर्द गिर्द घेरा तक कर रहे थे। तभी आवाजों का शोर उसको घेरने लगा था। वो करीब आते तो लड़कों के दरमियान से तेजी से सर झुकाए गुजरने लगी, मगर दाएं वाले लड़के ने सब रफ्तारी से उसकी कलाई को थाम कर अपनी जानिब खींचा। अभी उसके लबों से चीख भी नहीं निकली थी कि आगे बढ़ने वाला वो बुकलाकर पीछे हटा। टन की जोरदार आवाज के साथ किसी ने उस लड़के के सर के पीछे के हिस्से पर कुछ मारा था। मरण जोगे बाजी को तब करते हो, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। ऊंची लंबी हड्डी कट्टी सी डॉली हाथ में पकड़ा फ्राइंग पैन घुमा घुमा कर उनको मार रही थी। हया हक्का बक्का से 2 कदम पीछे हुई। जिसको लगा था वो सर पकड़े बिलबिलाता हुआ पीछे भागा। बाकी 2 भी साथ ही दौड़े। एक ने तो सरापुर्ती दिखाकर डॉली को लात मारनी चाहिए। डॉली ने उसी फ्राइंग पैन को घुमाकर ऐसे सर्व दी कि उस लड़के का घुटना चटक गया, शायद टूट गया था। कम से कम उसकी चीज से तो हया को यही लगा था कि वो लंगड़ाता हुआ भाग उठा। आए बड़े साले डॉली से पंगा लेते हैं। वो फादहाना हाथ झाड़ते हुए हया की तरफ मुड़ा। सफेद आटे से गोया फटा हुआ चेहरा, आंखों के गिर्द लंबी काली लकीरें खींचकर लाइनर लगाया हुआ और आंखों में नीले सबसे लेंसेस, कालों पे सुर्ख भड़कीला आई शेडो और सुर्ख चोंच की तरह की लिपस्टिक, पूरे गोल्डन बालों की लटें सर पे लिए दुपट्टे से निकल रही थी। यकीनन दिखती जैसे कि अमूमन होती है। पहली दफा जब उसने डॉली को देखा था उसे घबराहट आई थी। दूसरी दफा खौफ और उस रोज ट्रैफिक जैम पे उसे देखकर गुस्सा आया था। और आज कुछ भी नहीं। वो खामोशी से तेज से सांसें लेती उसको देख रही थी। छोड़ो जी हरामखोरों को। बाजी इनका तो काम ही यही होता है। मैं भी बड़ी देर से ताड़ रही थी इनको, पर मुझे क्या पता था अपनी बाजी जी को तंग कर रहे हैं। आए बड़े। वो पूरी बात सुने बगैर ही पलट गई, सीने में बाजू लपेटे, सर झुकाए, तेज से कदमों से चबूतरे की जानिब बढ़ने लगी। एक ख्वाजा सिरों के साथ रात की इस वह सड़क पे खड़े होना कतई दुरुस्त था। ए बाजी जी गल तो सुनो। वो उसके पीछे लपका। हया चलते चलते रुकी और पलट कर संजीदगी से उसे देखा। क्या है? उसका मुंह चेहरा दुकानों के सर रोशनियों में धमक रहा था। हाय रब्बा बाजी जी तुसी ते कितने सोने हो जी। वो दोनों हाथ रुखसारों पे रख के कोशिश से चेखा। उससे घबराहट आई न खौफ, बस चुपचाप उसे देखी गई। शुक्रिया ही कह दो जी। शुक्रिया और कुछ? उसका अंदाज सपाट था। तुसी ते नाराज लगते हो जी। डॉली तुम क्यों हर जगह मेरे पीछे आते हो? हाँ तो टेंशन ते नहीं दी थानू हमेशा मदद ही की है। तुम्हें किससे कहा है मेरी मदद को? किससे तुम्हें मेरे पीछे लगाया है? बोलो जवाब दो। डॉली का मुंह आधा खुल गया। लेंसेस लगी आंखों में पहले हैरत और फिर आंसू लेने लगे। किसी ने नहीं जी। बड़ी देर बाद वो दुख से बोला, मुझे आप अच्छी लगती हो इसलिए आपका ख्याल रखती हूँ। आपको बुरा लगता है तो नहीं आऊंगी। दफातन हया का फोन बजा। उसे चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। उस पर प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो पैर पटक कर चबूतरे की तरफ आई और फोन लटका कर बैठ गई। फोन अभी तक बज रहा था। उससे फोन कान से लगाया और डॉली को देखा जो छोटे छोटे कदम उठाता सिसकता हुआ उस तक आ रहा था। हेलो हेलो मिस हया कैसी हैं आप? वो मेजर अहमद था। उसकी आवाज के पीछे वो शोर था। डॉली आहिस्ता से उससे जरा फासले पे चबूतरे पे बैठ गया। सर झुकाए वो हथेली सांसों पूछ रहा था, खुदा के लिए मुझे फोन मत किया करे। और ये जो बंदे आपने मेरे पीछे लगाए हैं ना, मैं इनमें से एक एक का फोन कर दूंगी और इस सब के जिम्मेदार आप होंगे। मैं शादीशुदा